हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज़ में। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.1। ठीक है, बीच में एक चैप्टर हमारा हमने ये कर दिया है, उसको स्किप कर दिया है, फिर उसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 13.1। इस प्रश्नावली में ये जो चैप्टर है पूरा वो है मेंसुरेशन का, यानी कि क्षेत्रमिति का। ठीक है, क्षेत्रमिति में आपको दो प्रमुख बातें जाननी है। सबसे पहले जानिए कि ये परिमाप है। परिमाप क्या होता है कि किसी भी बंद आकृति का जो बाहरी घेरा होता है उसकी कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। जैसे यदि वर्ग है ये, तो इसके बाहरी घेरे की जो कुल लंबाई होगी वो क्या कहलाएगा? इस वर्ग का परिमाप कहलाएगा। चाहे कोई भी आकृति हो, उसके सबसे जो बाहरी घेरा है उसकी कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है, और उसके अंदर का जो टोटल क्षेत्र होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 13.1 का, वो कहता है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल का मैदान है। चलिए, यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट है। तो यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हमारा है प्रश्नावली 13.1 क्लास 8 गणित का। ठीक है, अब देखिए कि एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा मान लीजिएगा। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, और चारों कोण इसके क्या होते हैं? समकोण होते हैं। यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज है, ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज है। ठीक है, और कैसा चतुर्भुज है? जिसकी सभी भुजाएं क्या है? सभी साइड्स इक्वल हैं, और इसके चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री का मतलब ये है कि चारों एकदम सीधा होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप तिरछा दिखा दीजिएगा, इसको झुका दीजिएगा, इसको झुका दीजिएगा, ऐसा तब भी चार भुजा बराबर होगी, लेकिन वो वर्ग नहीं होगा। वर्ग में क्या होता है? चारों एंगल जो है, यानी कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब है कि बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, और चारों भुजाएं बराबर होती है। अब क्वेश्चन में आपका दिया है कि ये भी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है, और ये भी 80 मीटर। ऑब्वियसली क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजा बराबर ही होगी। दूसरा जो एक और आपको फिगर दे दिया है वो दे दिया है आयत का। ठीक है, वो आयत का, यानी कि इसको फिगर ए माना है और इसको फिगर बी माना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि यहाँ पर 60 मीटर लिख दिया है और यहाँ पर 100 मीटर। इसका मतलब क्या है कि आयत की लंबाई कितनी है? 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। देखिए, ये चौड़ा छोटा थोड़ा सा लंबाई से छोटा होता है, ये क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, अच्छा, आयत क्या होता है? इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसलिए देखिए, सिर्फ ये और ये दिया गया, ये और ये नहीं दिया गया। तो ये आपको खुद समझना होगा कि यदि ये 60 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 60 मीटर होगा। ठीक है, और यदि 100 मीटर ये है तो ये भी क्या होगा? 100 मीटर होगा। क्लियर है? और देखिए, जीवन में बहुत सारा इन दो आकृतियों का तो बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जो है इन आकृतियों का आप देखते हैं। जैसे अगर कोई दरवाज़ा आप देखिए, तो देखिए इसको यदि खड़ा कर देते हम तो क्या होता है? एक दरवाजे का रूप ये ले लेता है। तो हमारा दरवाज़ा भी क्या होता है? आयताकार होता है। हम अपना छत देखते हैं, वो भी क्या होता है? या तो वो वर्गाकार होता है, नहीं तो थोड़ा सा आयताकार ही होता है। तो हमको हर जगह जीवन में उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का ये होता है। ठीक है, तो अगर ये छत है मान के चलिए, और कोई कहे कि इसका क्षेत्रफल अगर ये 100/60 है ये, ठीक है, छत, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उस समय आप नहीं बना पाएंगे यदि आपको आइडिया नहीं रहेगा कि क्या होता है इसका। तो जीवन में इसका बहुत ज़्यादा यूज है इन दोनों आकृतियों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान का माप जो है समान है।
तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, देखिए परिमाप दोनों का सेम ही होगा। क्यों, देखिए इसमें परिमाप होगा 8 चौक 32 यानी 320 मीटर, यानी कि टोटल घेरे की लंबाई क्या हो गई 320 मीटर। और इसमें भी देखिए 100 + 60 160 + 100 260 260 + 60 यानी 320, ये भी 320 और ये भी 320। ठीक है, फार्मूला से जाइए तो इसका फार्मूला होता है क्या, परिमाप बराबर ए के लिए 4 × 1 भुजा होता है। तो देखिए 4 × 1 भुजा क्या है हमारा 80, 320 और क्या है मीटर में है तो मीटर। इसके लिए देख लीजिए कि इसमें होता है परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्यों होता है 2 × चूंकि दो लंबाई है इसमें और 2 क्या है चौड़ाई है, इसलिए 2 × लिख दिया जाता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 × लंबाई हमारा 100 है और चौड़ाई हमारा 60 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 160 यानी कि 320 मीटर। यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हो गया, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम ही हुआ। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम है। अब देखिए कहता है कि क्या कि परिमाप तो समान है, वैसे ये चेक नहीं करना था लेकिन हमने कर भी लिया कि चेक चलिए कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है चूंकि थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अब कहता है क्या इनके क्षेत्रफल भी समान है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुने भुजा, तो 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना होगा 8 × 8 = 64 और 1 शून्य का 2 शून्य होता है और इसमें वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर। इसका देख लीजिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयताकार भाग का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है, तो हो जाएगा 100 × 60। ठीक है, तो 6000 वर्ग मीटर। तो कुल मिला के यदि कहा जाए तो किसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, इस प्रकार वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। क्या है, इस प्रकार वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। क्लियर है, यानी कि हमने यहाँ पर तो परिमाप चेक किया, ठीक है कि चलिए ठीक है दोनों भी इक्वल था, लेकिन क्षेत्रफल दोनों का देखा, इसका क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64 यानी 6400 वर्ग मीटर और इसका 6000 वर्ग मीटर। ठीक है, चूँकि इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों का परिमाप समान होते हुए भी इसका क्षेत्रफल जो है यानी कि वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो ज़्यादा है। चलिए, विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यानी कि प्लॉट है। ये प्लॉट कैसा है, देखिए ये आयताकार प्लॉट है 80 × 60 का। ठीक है, 80 × 60 कहने का मतलब होता है कि 80 मीटर लंबाई है और 60 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, और वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। ठीक है, तो ये घर बनाया, घर क्या है 40 × 40 का, यानी कि मतलब वर्गाकार है तो सभी भुजाएं 40 मीटर की हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहती है कि घर के चारों ओर उसे फुलबाड़ी लगानी है, यानी कि जितना इसका जगह ये बच गया, ठीक है, उसमें वो क्या लगवाना चाह रही है, फुलबाड़ी लगवाना चाह रही है। ठीक है, जितना जगह बच गया पूरा उसमें से, तो उसे फुलबाड़ी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। ठीक है, यानी कि एक आयताकार उसका प्लॉट है, उसके बीच में उसने एक वर्गाकार घर का जगह रख लिया और बाकी में उसको क्या करना है, फूल लगाना है पूरे में। ठीक है, पूरे में फूल लगाना है, तो उसको यदि 1 वर्ग मीटर का खर्चा आता है 40 रुपया फूल लगाने में, तो उसको कुल खर्च कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आयताकार प्लॉट है। ठीक है, ये कितने बाई कितने का है 80 × 60 का है। 80 × 60 कहने का मतलब क्या है 80 लंबाई और 60 चौड़ाई। इसके बीच में इसने क्या किया, एक वर्गाकार घर बनाना है इसे। ठीक है, वर्गाकार का जगह काट लेते हैं। ये क्या है 40 मीटर प्रत्येक है, वर्गाकार है तो मतलब क्या सब 40 मीटर हो गया, यानी कि 40 × 40 का सब हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि बाकी जो क्षेत्र है जगह बचा उसमें उसको क्या लगाना है,
फूल लगाना है पूरे में, जितना ये क्षेत्र है उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन का एक नेचर आप देखिए कि यदि उसको सिर्फ यहाँ पर फूल लगाना होता, ठीक है, तो हम इसका परिमाप निकालते। यहाँ पर यदि केवल फूल लगाना होता साइड साइड में तो इसका हम परिमाप निकालते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसे चारों ओर फुलवाड़ी लगानी है पूरे में, इस पूरे में फुलवाड़ी, तो हमको अब क्षेत्रफल का काम पड़ेगा, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की जरूरत होगी, ठीक है। अब हमारा परिमाप से काम नहीं चलने वाला, तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 80 गुने 60, यानी कि 8 छक 48, 4800, ठीक है। और मीटर दोनों में मीटर था, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर, ठीक है। ये दोनों में क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर, ठीक है। चूंकि इसमें भी मीटर था, इसमें भी मीटर था, इसमें भी क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आयताकार का। बीच में एक वर्गाकार घर का जगह भी छोड़ना है, ठीक है। तो लिखेंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्र तो निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, तो ये होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या? 40 का स्क्वायर, इसमें भी वर्ग मीटर, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 वर्ग मीटर, यानी कि देखिए इसका टोटल का क्षेत्रफल हो गया 4800 वर्ग मीटर, और घर का क्षेत्रफल हो गया, बीच में ये घर है, वो हो गया 1600 वर्ग मीटर। तो अब कितना क्षेत्र ऐसा बचा जिसमें हमको फुलवाड़ी लगानी है, ठीक है। तो शेष क्षेत्रफल जिसमें फुलवाड़ी लगनी है, जिसमें क्या लगना है? फुलवाड़ी लगानी है, ठीक है, बराबर 4800 में से क्या करेंगे हम? 1600 घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 3200 वर्ग मीटर। क्लियर है? यानी 3200 वर्ग मीटर ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमको क्या करना है? फुलवाड़ी लगाना है। अब कहता है कि 1 वर्ग मीटर, 3200 वर्ग मीटर हमारा जिसमें फुलवाड़ी लगाना है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 40 रुपया है, ठीक है। तो कुल खर्च निकालना है। कुल खर्च बराबर 1 वर्ग मीटर का है 40 रुपया, तो 3200 वर्ग मीटर का 3200 गुने 40 रुपया, ठीक है। देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 1 3 0, यानी कि 1,28,000, ठीक है, रुपया। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन को कि ये एक आयताकार प्लॉट था, ठीक है, इसके बीच में एक वर्गाकार घर बनना है, ठीक है, और बाकी जो भी क्षेत्रफल बचा उस सब में फुलवाड़ी लगना है, पूरे में फुलवाड़ी लगना है, ठीक है, पूरे में। तो कहता है कि अगर 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फुलवाड़ी लगाने का खर्चा आता है तो टोटल खर्चा कितना हुआ बिमला को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है, वो हो गया आपका 4800 वर्ग मीटर। उसके बाद हम घर का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वो हो गया 1600 वर्ग मीटर, ठीक है। अब शेष जो बचा उसी में ना फुलवाड़ी लगेगा जी। तो शेष क्षेत्रफल हमारा कितना बचा? 3200 वर्ग मीटर, ठीक है, 3200 वर्ग मीटर बचा। अच्छा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा यदि 40 रुपया है तो 3200 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा? 3200 गुने 40, नहीं 1,28,000 रुपया। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिछवाइए। यदि आंगन की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, यानी कि आयताकार है, लंबाई चौड़ाई में है तो ठीक है, आयताकार है, यानी कि 20 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को आगे अब पढ़ते हैं।
तथा एक ईंट की लंबाई, चलिए ईंट भी देख लेते हैं, एक ईंट की कितनी है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है, उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। चलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि आंगन का जो लंबाई चौड़ाई है वो 20 × 15 है और ईंट का जो लंबाई चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर × 80 सेंटीमीटर है। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये सेंटीमीटर में है हमारा और ये हमारा क्या है, मीटर में है, ठीक है। और जब तक हम यूनिट सेम नहीं करेंगे तब तक हम क्या भाग कर सकते हैं, नहीं ना। चलिए इस यूनिट को उठा के हम इसमें रख दें, ठीक है, तो ये मीटर है, जब तक हम सेंटीमीटर में इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे दोनों यूनिट सेम नहीं होगा, तो हमारा प्रश्न का हल नहीं होगा। तो सबसे पहले आइए या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई एक। चलिए हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना आसान है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना जी। तो आंगन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 100 मीटर, नहीं होगा जी, क्लियर। तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 100 मीटर, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, 20 × 100 × 15 × 100 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर हो गया। आप सॉरी इसमें सेंटीमीटर डाल दीजिए क्योंकि हमने तो कन्वर्ट कर लिया ना 100 से गुना करके, तो सेंटीमीटर में हो गया, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये हमने गुना नहीं करना है क्योंकि हम बाद में काट ही लेंगे तो हमें गुना करने से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसको जैसा है वैसा ही रखने दीजिए, ठीक है। अब लिखिए, अब एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल इसलिए निकाला कि ये क्षेत्र ही तो घेरेगा, ये सिर्फ बाउंड्री थोड़ी ना घेरेगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो घेरेगा ये, ठीक है, इसलिए हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एक ईंट का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, 80 × 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 80 × 25, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ईंट की संख्या निकालिए, ठीक है। ईंट की संख्या बराबर क्या हो जाएगी कि 20 × 100 × 15 × 100 बटे कितना, 80 × 25। क्यों, देखिए ये टोटल क्षेत्रफल है और इसमें इससे भाग कर दीजिएगा तो कितना ये ईंट चाहिए वो तो निकल जाएगा ना। फिर से समझिए, ये एक आंगन है यदि, ठीक है, और उसमें कितना ईंट चाहिए, एक ईंट का क्षेत्रफल ये है और ये कुल क्षेत्रफल है, तो एक ईंट से उसको भाग कर देंगे तो कितना ईंट चाहिए हमारा वो पता हमें चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काटिए, 20 चौक 80, ठीक है, 4 25 से 100, 25 से 25 कट गया तो 15 का 100 से यानी क्या हो गया 1500, यानी ईंट की संख्या क्या हो गई 1500 ईंट उसमें लगेगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ऐसे समझिए कि पहले आंगन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल को हमने गुना नहीं किया, वैसे आप गुना करना चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर उससे भाग कर दिया इतना में, तो हमारा क्या हो गया ईंट की संख्या निकल गई, ठीक है, क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है चौथा नंबर कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, त्रिभुजाकार खेत है, आधार जो है वो है नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, आधार को आधार ही रहने दीजिए। ऊंचाई जो है वो क्या है 60 मीटर, तो और खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है
हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष। वैसे हीरोन के सूत्र से भी होता है, लेकिन अगर दिया हुआ है शीर्ष वाला मसला, ठीक है, या ऊंचाई वाला मसला, शीर्ष ऊंचाई भी है, ठीक है, तो यही डालेंगे। तो क्षेत्रफल की जगह आपको दे दिया है क्या, 600 मीटर स्क्वायर, और इधर आप लिख लीजिए हाफ इंटू आधार। आधार आपको पता नहीं है, शीर्ष यानी कि ऊंचाई पता है आपको, ठीक है। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपको, 60 मीटर। क्लियर। तो 2 से 60 को काट लीजिए 30 बार में, तो 600 बराबर हो गया आधार गुने 30, इसलिए आधार बराबर हो जाएगा आपको 600 बटे 30, कितना, 20 मीटर, ठीक है। यानी कि आधार क्या था उस त्रिभुज का, 20 मीटर था। क्लियर है। यानी कि याद रखिए, यदि आपको क्षेत्रफल दे दिया तो आपको फॉर्मूला वही बिठाना है, सिर्फ क्षेत्रफल की जगह आपको यहाँ 600 लिख देना है, ठीक है। फिर इसको कट करना है और इसको फिर बीजगणितीय नियम से इसको नीचे लेके चले जाना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारा 5वां जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। कहता है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकृति का चक्कर लगाना चाहिए। यहाँ पर ए, बी और सी 3 आकृति आपको दी गई है, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको, एक है अर्धवृत्त, ठीक है, जिसका व्यास है 42 मीटर। दूसरा है शंक्वाकार है, लेकिन ये जो है, चलिए फिर पहले देख लेते हैं। और तीसरा जो है हमारा, ये ए है, ये बी है, इसमें है, ये है 14 मीटर, ये है 14 मीटर और ये भी है 14 मीटर, ठीक है। चलिए, तीसरा जो है हमारा वो है एक पूरा का पूरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक धावक को, यानी कि दौड़ने वाले को, इनमें से किस आकृति का चक्कर लगाए कि वो सबसे कम दूरी उसको तय करना पड़े, ठीक है। यानी कौन आकृति पर चले वो कि उसको सबसे कम दूरी तय करना पड़े, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, दूरी कहाँ तय करना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिगर पे। अगर कोई धावक या कोई आदमी, हम ही आप, यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ से होते 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 यहाँ पहुँचे तो एक चक्कर हमारा खत्म हो गया। इसका मतलब क्या, ये परिधि हमको निकालना, हमको क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पर थोड़ी ना चलना है, हमको क्या करना है, इस पर चलना है, चक्कर लगाना है बाहरी घेरे का, ठीक है। तो वो परिमाप या परिधि होता है, ठीक है। उसके लिए परिमाप कहिए, परिसीमा कहिए, परिमिति कहिए, परिधि कहिए, ये सभी शब्द क्या है, एक ही है। अच्छा, इसमें धावक यदि यहाँ से चले तो यहाँ ऐसे होते 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 ऐसे हो, फिर यहाँ आएगा ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे आएगा। अच्छा, ये डॉट का मतलब है कि इस पर धावक तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक चक्कर लगाना है, ठीक है, तो बाहरी घेरे में लगाना है, अंदर उसको नहीं जाना है, यानी डॉट डॉट करके ये 14 मीटर दिखाया गया, यानी इसमें वो नहीं गया है, ठीक है। सिर्फ बाहरी घेरे में वो क्या किया है, चक्कर लगाया है। तीसरा तो हमारा वृत्त ही है, तो ये चक्कर कहाँ लगाया होगा, अपनी परिधि पर लगाया होगा, ठीक है, इस पर चक्कर लगाया होगा, कहीं से भी चले कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हमको कुल मिला के हम समझ गए कि हमें बाहरी घेरे की कुल लंबाई निकालनी है, ठीक है। यानी कि ये घेरा कितना लंबा हुआ, ये घेरा कितना लंबा हुआ और ये पूरा कितना हुआ। तो सबसे पहले फिगर 1A में आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप मेरी बातों को, कि ये अर्धवृत्त है। ये कैसा है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है,
वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि देखिए, वृत्त यदि ये पूरा है, यहां से यहां तक मान के चलिए r है, तो वृत्त यदि पूरे का हम निकाले तो हम क्या निकालते हैं परिधि 2 पाई r। लेकिन यदि औधे का हमको यहां से यहां तक का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई r, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा पूरा वृत्त होता तब इस पर जाने की जरूरत नहीं थी बीच में, तब तो इसी का चक्कर वो लगा लेता। लेकिन यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त है तो इसकी भी तो लंबाई हम जोड़ेंगे तब तो ये पूरा घेरा बनेगा। देखिए इस घेरे की लंबाई का तो ठीक है पाई आर हो गया, 2 पाई आर को 2 से भाग कर दे, चूंकि 2 अर्धवृत्त हुए तो भाग कर दिए तो ठीक है पाई आर हमारा हो गया, किसका, इसका सिर्फ। लेकिन ये भी, इस पर भी तो हमको चलना होगा, इस पर भी ना चलना होगा जी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पूरा 42 यानी कि त्रिज्या क्या है 21 मीटर, तो हमारा क्या होगा r फिर से 2r जोड़ना होगा, क्या होगा 2r जोड़ना होगा, 2r करने मतलब d ही होता है, ठीक है। d बराबर क्या होता है 2r ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो एक चीज ध्यान दे लीजिए, फिर से थोड़ा सा समझिएगा कि वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई r प्लस 2r। क्यों, देखिए पाई r इसके लिए इतना से इतना तक के लिए, और इसके लिए क्या 2r मतलब क्या यही होता है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा r है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा 2r, उसी को d भी कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। तो चलिए इसमें r कितना है हमारा, ठीक है, r कितना है हमारा, r बराबर है हमारा 42/2 यानी कितना 21, यानी कि 21 मीटर है हमारा। क्यों, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और ये पूरा यदि ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा जो केंद्र से गुजरता है, ठीक है। तो हमारी त्रिज्या क्या है, यदि व्यास 42 मीटर है तो हमारी त्रिज्या यानी कि r रेडियस जो है वो 21 मीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या है पाई r प्लस 2r। दोनों में देखिए r कॉमन है तो r हमने क्या किया बाहर निकाल दिया, इसमें क्या बच गया हमारा पाई और इसमें क्या बच गया हमारा 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमने 2r क्यों जोड़ा है, ये इसकी लंबाई भी हमने जोड़ी है तो इसकी लंबाई r के टर्म में क्या होगी 2r ही हो जाएगी ना, ठीक है। चलिए अब r बराबर क्या है हमारा 21 मीटर, यहाँ से देख लीजिए कि r बराबर क्या है हमारा 21 मीटर, चूंकि 42 मीटर d था तो 21 मीटर r हो गया। तो 21 गुने पाई का मान हमें क्या लेना है 22/7 प्लस क्या 2, ठीक है। अब चलिए मीटर 22 जोड़ ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, भिन्न का जोड़ करना है मीटर, ये हो जाएगा आपका 21 गुने इसके बीच क्या है गुना है नहीं है कुछ, तो 22/14 कितना होता है 36/7, 7 या 21, 36 या 108 मीटर, यानी कि इसके घेरे का परिमाप क्या हो गया फिगर ए का 108 मीटर। चलिए उसको 108 मीटर तय करना होता है, ठीक है। अब चलिए दूसरे फिगर को लेते हैं। दूसरा फिगर हमारा जो है वो है कि ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। तो चलिए ये भी क्या है हमारा अर्धवृत्त ही है, इसको क्या मान लेंगे अर्धवृत्त ही है, लेकिन इस पे ये नहीं निकालना है हमको, क्यों, क्योंकि इस पे उसको चलने की जरूरत नहीं हुई होगी, चूंकि यहाँ पर फिगर को बढ़ा दिया गया तो वो यहाँ से चला होगा, यहाँ आया होगा, ऐसे करके यहाँ पर आ गया होगा, इसमें उसको चलने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए इसको डॉट से भी दिखाया है। देखिए यहाँ पर इसको किससे दिखाया है डॉट से दिखाया है, लाइन उसने नहीं खींचा है, इसका मतलब क्या इस पर वो नहीं चला है, ठीक है। चलिए जब वो इस पर नहीं चला है तो यहाँ आइए फिगर बी से लीजिए कि अर्धवृत्त की परिधि कितना है, अर्धवृत्त की परिधि देखिए। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर आप सिर्फ पाई आर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं यहाँ पर पाई आर, 2r हम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर वो चला ही नहीं है तो हम पाई आर ही लेंगे ना,
ठीक है। हम 2r क्यों जोड़ेंगे, 2r तो हमने इसलिए यहाँ जोड़ा था क्योंकि वो इस पर भी चला होगा ना धावक। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा हमारी बात, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पाई आर ले लेंगे, ठीक है, चूंकि 2 पाई आर होता है पूरे वृत्त की परिधि, तो ये आधा जो है उसका क्या हो जाएगा, पाई आर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुने आर कितना है इसका, अच्छा ये देखिए पूरा 14 है यानी डी, तो आर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि व्यास बराबर 14 मीटर तो त्रिज्या बराबर 14/2 यानी कितना 7 मीटर। इस संदर्भ में भी क्या हो गया 7 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए तो 7 से 7 कट गया यानी क्या हो गया 22 मीटर, ये हो गया, ये इतना भाग। अब इसका निकालिए, तो देखिए इसमें भी क्या है 14 मीटर ये है, 14 मीटर ये है, बाहरी घेरे की लंबाई निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा कुल परिमाप या परिसीमा या घेरा बराबर हो जाएगा 22 जोड़ 14 जोड़ 14, अरे निकल गया ना जी। देखिए 14 ये चला मीटर, 14 यहाँ मीटर, ये चला 28 मीटर, और इसका निकला हमको 22 मीटर, ठीक है। तो हो गया 28 22 50, ठीक है, 50 मीटर कुल बी में चला। बी में उसको 50 मीटर चलना पड़ा, ए में उसको 108 मीटर चलना पड़ा था, ठीक है। और सी को देखते हैं थोड़ा सा, सी हमारा क्या है वृत्त है पूरा, और इसका बाहरी घेरे पर ही कोई चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वृत्त की परिधि हम निकाल देंगे, ये 14 मीटर दिया ही हुआ है आर बराबर, ठीक है। तो आइए सी में आर बराबर 14 मीटर, ठीक है, देख लीजिए। आर है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा इसका पूरा घेरा, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, तो 2 × 22/7 गुने आर, आर कितना हमारा 14 मीटर, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर। अब देखिए फिगर ए का हमारा आया 108 मीटर, याद रखिएगा, इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। फिगर बी का हमारा आया टोटल 50 मीटर, ठीक है इसका, और फिगर सी का हमारा आया यहाँ देख लीजिए 80 मीटर, सॉरी 88 मीटर। तो बताइए कि तीनों में सबसे कम धावक को किस पर चलना होगा, तो फिगर बी पर, किस पर, बी पर है, बी सबसे कम 50, 108 88 में सबसे कम 50 है, तो लिखेंगे अतः बी पर चलने में धावक को सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, खुद से भी अभ्यास कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्नावली 13.1 इस प्रकार आपका समाप्त होता है। अब हम दूसरा जो वीडियो अगला होगा उसमें हम 13.2 की चर्चा करेंगे।